बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला सिंध और पंजाब में हो रहे हैं। सिंध के 14 और पंजाब के 12 अजला में। ऑल्दो सिंध की कुछ यूनियन काउंसिल यानी कि कुछ अजला की यूनियन काउंसिल्स में ये इंतखाबात पोस्टपोन किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज शाम को होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि क्यों, वजह क्या है। मेनली वजह जो बताई गई वो डिलिमिटेशन है जो काफ़ी अरसे से चल रहा है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी मामला था और फिर बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि पोस्टपोन करना या ना करना ये इख्तियार है सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि वो एक बाख्तियार इदारा है। इस पोस्टपोनमेंट के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा एतराज़ किया है। उन्होंने कहा है ये कोई वक्त नहीं है पोस्टपोन करने का और इससे शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। सब कुछ है ऑलरेडी सांगड़ के अंदर पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक बहुत बड़ी वजह है। बहरहाल इन इंतखाबात में क्या ट्रेंड वही रहेगा जो पहले मरहले में रहा या कुछ तब्दीली हम देख सकते हैं। सिंध के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा बदीन के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन, बहुत ही देरीना कारकुन जो कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्सा नहीं रहे, जनाब डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, वो अपना ग्रुप उन्होंने उसको प्लेस किया है अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो उनसे भी पूछेंगे आज, हम उनको प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद लेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं और क्या वो तैयार हैं बकौल नजम सेठी साहब के कड़ाके निकालने के लिए। इस हवाले से बात होगी। गुज़िश्ता रोज़ एक टॉपिक जिसका जिक्र हमने किया था कि क्या पाकिस्तान के अंदर, इस हवाले से बहुत से सवाल आ रहे हैं खासतौर पर पेरिस अटैक के बाद, कि क्या पाकिस्तान में दाइश क्या कोई ख़तरा है या नहीं है। जो अफवाह हैं दाइश के वो क्या पाकिस्तान में मौजूद है, इसके हवाले से भी कुछ इंटरेस्टिंग एविडेंस मौजूद है। पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है और ख़ास तौर पर इन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर नेशनल एक्शन प्लान को क्या मद्देनजर रखा जा रहा है। कुछ ऐसी तंजीमें, कुछ ऐसे कलदम तंजीमें जो कि अब इल्हाक कर रही हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, क्या उन पर नज़र रखी जा रही है। इस हवाले से डिटेल में हम बात करेंगे। नजम साहब। जी जनाब। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू डॉक्टर साहब। मैं एक रिपोर्ट चला लूँ, मैं रिपोर्ट चला लूँ, फिर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और फिर डॉक्टर साहब से जरा गपशप भी लगाते हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। सिंध और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में नून लीग ने पंजाब और पीपल्स पार्टी ने सिंध में मैदान मार लिया, जबकि तहरीके इंसाफ तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। अब जहां दूसरे मरहले के लिए पोलिंग में चंद ही घंटे रह गए हैं, तो पंजाब में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और तहरीके इंसाफ आमने सामने है। यहाँ सवाल यह है कि क्या अब इस मरहले में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पिछले मरहले की निस्बत ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है या नहीं। दूसरी तरफ सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में जहां एक तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन मुहिम की खुद क़ियादत करते नजर आए हैं, वहीं बदीन के इंतखाबात पर सबकी ही नजरें लगी हुई हैं, जहां डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा ग्रुप का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बराह रास्त है। उधर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के तनाज़े की वजह से दूसरे मरहले के अंदर सिंध भर के तकरीबन 81 लोकल काउंसिल के इंतखाबात को मुलतवी करने का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि क्या सिंध में एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे रहेगी या फिर दीगर जमातें और ग्रुप बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। बुनियादी सवाल वही है जो पहले उठाया गया, इस रिपोर्ट में भी उठाया गया कि क्या ट्रेंड तब्दील होगा या नहीं। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से हम बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नजम साहब हाउ आर यू? ठीक है, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब सुना है आप बिल्कुल मोर्चे तैयार करके डिग इन करके आप ऐसे जंग करने वाले हैं कि आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की छुट्टी हो जाएगी, क्या ये सही है? मैं पुराना फौजी हूँ ना, रिटायर, इसलिए मैं डिगिन कर गया हूँ। डॉक्टर साहब बाज आ जाए, बिकॉज ये पीपल्स पार्टी को अंडर एस्टिमेट ना करें आप। आपकी पुरानी जमात है, आप जानते हैं ये किस किस्म की डर्टी ट्रिक्स करते हैं ये। हेलो, आ रही आवाज डॉक्टर साहब? हेलो हेलो डॉक्टर साहब की आवाज जी आ रही है आवाज? डॉक्टर साहब जी अब आ रही जी। मैं कह रहा था डॉक्टर साहब कि आपकी पुरानी जमात है, इसमें जितनी डर्टी ट्रिक्स हैं आप तो सब जानते होंगे, तो फिर कैसे आप इनको कॉम्बैट करेंगे? अब कॉम्बैट करना भी आता है और मैं वो सब चीजें कर सकता हूँ। और पुरानी जमात मेरी पीपल्स पार्टी थी, है
और ये जो मेरा मुकाबला है ये मेरा जरदारी लीग से है, जरदारी ग्रुप से, जरदारी गैंग से है। मेरा पीपल्स पार्टी से मुकाबला नहीं है। पीपल्स पार्टी मेरी तरफ खड़ी हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने कि जरदारी गैंग के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं है। तो फिर डॉक्टर साहब कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? देखिए नजम साहब, हमारे पास 68 सीट्स हैं। अभी नोटिफिकेशन एक आया है जो हमारे हाथ में नहीं लगा कि कुछ यूनियन काउंसिल्स की इन्होंने पोस्टपोन की है, 4 या 6, आई डोंट नो। लेकिन आप ये समझिए अगर 68 सीट्स हैं तो इंशाल्लाह 45-46 सीटें इंशाल्लाह हम जीतेंगे। वेरी गुड डॉक्टर साहब। तो क्या कोई इमरान खान साहब के साथ भी कोई मुआहदा करने का मूड बन रहा है आपका? नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसा उनका रोल नहीं है लोकल बॉडीज में यहाँ पे हमारे जिले में। आगे जाके अगर कुछ हुआ तो अगेंस्ट आसिफ जरदारी के गैंग के अगेंस्ट मैं वेलकम करूंगा उनसे मुआहदे को। मगर ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये सवाल तो पुराना है मगर दिलचस्पी अभी भी है कि इतनी लड़ाई झगड़ा कैसे शुरू हो गया एक बिलवेड दोस्त के साथ? क्या इश्यू है क्या कि अभी तक आप भी नाराज हैं, वो भी नाराज हैं? नजम साहब, आपको तो सब पता होता है, आपकी चिड़िया बता देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफा आपको चिड़िया ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये कह रहे थे कि ये आसिफ जरदारी की सब वो है, सही कह रहे हैं, ट्रिक ऑफ द ट्रेड, और ये आखिर में आसिफ जरदारी और ये साथ नजर आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा हुआ नहीं। तो अब चिड़िया की जगह आप एक चिड़ा पालने तो आपको सब पता चल जाएगा। तो चिड़ा तो सारे सिंध में एक ही है, उसका नाम है डॉक्टर साहब। अच्छा, चलो फिर मुझ में ही हाथ रख के मुझे ही पालना। मैं तो तैयार हूँ पालने को। एक्चुअली मुझे उस वक्त आसिफ जरदारी साहब का फोन आया जब मैंने ये बात कही, तो कहने लगे तुम बिल्कुल गलत फहमी है तुम्हें, डॉक्टर साहब ने मुझे बड़ा बिट्रे किया है, मेरे बड़े दोस्त हैं, रोना धोना उन्होंने बड़ा किया। मैंने कहा यार कमाल हो गया, ये तो आसिफ जरदारी साहब लगता है सच ही बोल रहे हैं। नहीं तो बिट्रे पता नहीं उन्होंने मुझे किया या मैंने उनको किया, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, मेरा ख्याल मुनीब कुछ सवाल पूछना चाहता है। डॉक्टर साहब, मैं सवाल मेरा बड़ा सादा सा है। आप तो शहीद बीबी के बड़े पुराने साथी रहे। उस वक्त जब भुट्टो साहब का इंतकाल हुआ, जब उनकी शहादत हुई, तो उसके बाद शहीद बीबी कहती थी कि बहुत से अंकल्स छोड़कर चले गए। आज शहीद बीबी का बेटा कहता है कि बहुत से अंकल गद्दारी कर गए, दुश्मनों की तरफ चले गए। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं, जाहिर है वो हर्ट फील कर रहे होंगे। आई एम ऑल्सो हर्ट। अब ये आई डोंट नो, ये बड़ा थिन वो है, लाइन है कि उन्होंने बिट्रे किया या हमने बिट्रे किया। आप जरा थोड़ा सा ये देखिए, मेरे फादर की डेथ हुई, उस पे जो कंडोलेंस करने मेरे पास आ रहे थे उनको रोका जा रहा था। जो आके चले गए भूले भटके लोग, उनको रिटन शो कॉज दिया कि आप क्यों गए उनके घर कंडोलेंस करने। जहाँ ये हालत हो जाए और फिर वो आके बोले कि हमें बिट्रे किया है, तो मैं किससे सच्चा रहूं? मैं अपने ट्रेडिशंस, अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे सच्चा रहूं, या मैं बस एक नारा मार के खड़ा हो जाऊं और लोगों की तरह अंधा बहरा होके? सिंध में जो लूट बाजारी चल रही है, जो मार धार चल रही है, जो अरबों रुपए डेली के हिसाब से कमाए जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आंखें बंद कर लूं। आई कांट बिट्रे माय। ओके डॉक्टर साहब, बस एक सवाल सारे लोग पूछ रहे हैं कि इतनी बैड गवर्नेंस, आपके इल्जाम, हर चीज चल रही है, मगर फिर भी पीपल्स पार्टी सिंध में स्वीप कर रही है, ये क्या चक्कर है? देखें, पीपल्स पार्टी स्वीप नहीं कर रही, ये सब पावर का तमाशा है। जिस दिन पीपल्स पार्टी पावर से बाहर निकली, मैं तो चैलेंज करता हूँ 3 महीने के लिए न्यूट्रल गवर्नमेंट ले आए और इलेक्शन करा लें, आपको पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी का कितना यहाँ है अभी तक चाहत पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी मीन्स, आप पीपल्स पार्टी बोल रहे हैं, मैं इसको आसिफ की गैंग कहता हूँ। आसिफ की गैंग के लिए क्या, जो बैठे हुए हैं वो मजबूरन बैठे हैं। कोई मार से डरता है, कोई पानी बंद होने से डरता है, कोई पावर में टीएमएस में से करोड़ करोड़ रुपए महीने में एमएनएस एमपीएस को मिल रहे हैं, वो बंद हो जाने का डर है, इसलिए तो क्या बैठे हैं। डॉक्टर साहब, बिलावल भी पार्ट ऑफ द गैंग है, आसिफ जरदारी के गैंग का हिस्सा है बिलावल भुट्टो? नहीं, अभी तक मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रिफ्ट हो रहे हैं उस तरफ। वो उन्होंने तो बहुत अच्छा एक किया था, ईद के दिन जो तकरीर की थी, उसके बाद उन्हें 1 महीने 1 साल के लिए बैनिश कर दिया गया, लंदन
भेज दिया गया। उसके बाद बोला वो इमैच्योर है, अभी मैच्योरिटी नहीं आई, तो ऑल ऑफ अ सडन महीने में मैच्योर हो गए। जब मैंने उनके खिलाफ बातें शुरू की, आसिफ के खिलाफ, और मैंने ओपन वॉर डिक्लेयर की आसिफ के खिलाफ, तो बिलावल को ले आए मैच्योर करके। ठीक है, आई डोंट नो कि ये तो डॉक्टर साहब फिर गुड लक। ये बताएं कोई तशद्दुद का इम्कान है आपकी कंस्टिट्यूंसीज में? देखें, टेट फॉर टैट तो जरूर होगा। वन साइडेड अफेयर कभी भी मैंने होने नहीं दिए। 25 इयर्स से मैं यहाँ की सियासत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर इलेक्शन मैंने मुखालफत में बैठ के किया है एज ऑपोजिशन, और हर इलेक्शन मैंने जीता है। तो क्या आपने ये सारे कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने रख के कोई स्पेशल फैसिलिटीज मांगी है सिक्योरिटी की? इन राइटिंग कंप्लेंट है सारी की सारी, इलेक्शन कमीशन में भी और हाई कोर्ट में भी, और हाई कोर्ट से हमारे हक में फैसले भी आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो टेस्ट से मिस होने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वी विल फाइट इट आउट एंड वी विल विन इंशाल्लाह। एंड इफ यू लूज विल यू से कि रिगिंग हुई थी? नो, नेवर नेवर। और लूज का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं कभी भी लूज होने का ऑप्शन रखता नहीं हूँ। आई एम अ सोल्जर, आई विल फाइट इट आउट। गुड लक डॉक्टर साहब, गुड लक। गो फॉर देम, गो फॉर देम। थैंक यू। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब मौजूद थे। नईम साहब, अब बात यह है, डॉक्टर साहब ने अभी आपको कहा एंड में कि जी मैं लूज करने का ऑप्शन नहीं मैं रखता ही नहीं हूँ, लेकिन जो उनके बयानात आए, डॉक्टर साहब ने ये बात कही है कि अगर हुकूमत धांधली करेगी तो उसको कीमत चुकाना पड़ेगी। कीमत उतारने मतलब है कि ही विल रिजॉर्ट टू वायलेंस, बट इज दैट राइट? नदीम साहब, एक बात है यहाँ पर, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने खुद बात इसकी की कि नहीं, आपने कहा जी स्वीप करें, उन्होंने कहा स्वीप नहीं, पावर करने से। लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रैलीज में आ रहा है, लोग खड़े हैं, उनको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो लोग, बहुत से लोगों ने कहा कि बीबी की याद ताज़ा हो रही है, तो क्या इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है सिंध के अंदर? बिल्कुल है, बिल्कुल है, भुट्टो के लिए तो है। और क्योंकि पावर, देखिए इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ होती है और बड़ा फर्क पड़ता है। एज होता है, एज क्या, थोड़ा ज्यादा ही होता है, ज्यादा ही होता है, ओवर एज होता है, मतलब ओवर एज होता है। तो ये तो एक गिवन फैक्टर है। अब बट इसके बावजूद एक सिंधी नेशनलिज्म है और एक भुट्टो फैक्टर है। भुट्टो फैक्टर सिंध में अभी भी जिंदा है, इसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। और पीपल्स पार्टी हमेशा उसको जिंदा रखती है, करती रहती है, जिंदा रखती है। कभी वो पंजाब के खिलाफ जिंदा करती है, कभी वो फौज के खिलाफ करती है, पर करती रहती है। एंड दैट पेज ऑफ इन इलेक्शंस। और फिर साथ जाहिर है कि पीपल्स पार्टी सिंध में हमेशा जीतती है। तो सो जैसे मुस्लिम लीग पंजाब में जीतती है, उन्होंने शाखें बन गई हैं, रूट्स बन गए हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी के बन गए हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। सो आई थिंक इनका ये कहना कि ये गैंग है और इसकी धमकी की वजह से ये ऐसे है, न्यूट्रल गवर्नमेंट कर देंगे तो नहीं होगा, मेरा ख्याल है दैट्स नॉट एंटायरली करेक्ट। एंड ये जो जरदारी का मतलब, ये इस बात का वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने फादर को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो वो क्यों कैंपेनिंग में आते हैं? क्योंकि पार्टी तो फिर बेशक वो जरदारी साहब के गैंग कह रहे हैं, जो मर्जी करें, जीतेगी तो पीपल्स पार्टी अगर जीतेगी। एब्सोल्युटली, और इवेंचुअली बिलावल इनहेरिट करेगा इस पार्टी को। सारी उम्र तो जरदारी साहब नहीं लीड कर सकते, किसी न किसी स्टेज पे बिलावल विल टेक चार्ज। अच्छा नईम साहब, एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अब अगर हम बात करें कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि इमरान खान साहब रेलिवेंट नहीं है लोकल बॉडी में, इतना उनका कोई असर रसूख नहीं है, मगर याद रखिए उन्होंने कहा कि आगे जाके वी कुड इनवाइट इमरान, उनके साथ हाथ बटा सकते हैं। दैट मींस ऑलरेडी सोच रहे हैं वो। और अब मैंने इसीलिए आपसे ये कहना था कि आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता कि इमरान खान ने मियां वाली में कैंपेन की, हाफिजाबाद में थोड़ी बहुत की, बाकी सारा पंजाब भूल गए, और सिंध में कुछ 36 जगह से ज्यादा वो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर। चलिए आज मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप जरा उल्टा कर देते हैं। आप बताएं ये क्यों इमरान ने ये स्ट्रेटजी इख्तियार की है कि सिंध में ही इज डिवोटिंग टाइम टू सिंध रादर देन टू पंजाब? देखिए, मेरी अपनी जो असेसमेंट है, पुट बी एरोनियस, वो ये कि पहले जो फेज था इलेक्शंस का, रिजल्ट आया, उसमें ये पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है, तंजीमी तौर पर जो है वो इतनी मजबूत नहीं है, हैंस रिजल्ट अच्छे नहीं आए। नेशनल असेंबली की सीट के हवाले से तो कंटेस्ट कर लेते हैं, मुकाबला भी टफ दे देते हैं, लेकिन निचले लेवल पर काम इतना स्ट्रांग नहीं है। इमरान खान साहब का जहाँ पर एक MNA मौजूद था NA-72 मियाँ वाली में, वहाँ पर उन्होंने कोशिश की, हाफिजाबाद में उनकी सीट है, वहाँ पर वो कोशिश उन्होंने की है, लेकिन उन्हें बाकी पता है कि शायद वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर सकेंगे। ये मेरी असेसमेंट है। सिंध के अंदर भी उनकी कोई पार्टी की पोजीशन नहीं है, लेकिन
वो इन रोड्स बना रहे हैं वहां पर ऐसे लोगों के साथ जो डिसल्यूजन्ड हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो अलायंसेस बनाना चाहते हैं अगर मिल जाए उन्हें तो। ये मेरी असेसमेंट, इट कुड बी रॉन्ग। नहीं, मगर ये पहले क्यों नहीं स्ट्रेटजी इख्तियार की फर्स्ट राउंड में? देखिए, अब ये इमरान खान साहब को शायद पहले लेवल पर जब वो पहला मरहला था, खासतौर पर पंजाब के हवाले से मैं कहूँ तो इमरान खान साहब को शायद ये उम्मीद थी कि क्योंकि NA 122 जिस तरह से हुआ था, उनको लगता था कि यार एटलीस्ट कम से कम सीटें, लाहौर की बात अगर हम करें तो उनको शायद था कम से कम हम 20-30-40 सीटें निकालेंगे लाहौर से, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की, तो कोई हम कंपटीशन देंगे। लेकिन वो जब रिजल्ट आया तो वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था। तो क्या ऐसे हो सकता है कि इमरान खान साहब ने खुद सोचा हो या उनको एडवाइस दी गई हो कि देखिए ये 2-3 एरियाज हैं, यहाँ तो मेहनत करने के फल मिल सकता है, बाकी जगह पे तो वही हमारी वही ऑर्गेनाइजेशन है, आपके आने जाने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा सफ़र है, डाइवर्ट हो जाएगा आपका सारा टेंशन और रिज़ल्ट वैसे ही आएगा बिकॉज सिटिंग पार्टी है और ट्रेंड्स भी यही हैं। बेहतर ये नहीं कि आप अगर थोड़ी सी भी आपकी कारकर्दगी पिछले राउंड से पहले सिंध में हो जाए तो आपका स्टेटस क्लेम कि मैं नेशनल पार्टी हूँ, तो आपको याद होगा हमने ये कहा था कि इस वक्त नेशनल पार्टी तो कोई सब रीजनल पार्टी लगती है। इमरान खान साहब इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंध, नून लीग इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर, बिल्कुल। ये दो, और नून लीग तो कम से कम 3 प्रोविंसेस में तो है, बलूचिस्तान में है, बिल्कुल है, पंजाब में है और KP में भी है। खान साहब तो सिर्फ KP में और अब पंजाब में है थोड़े से, तो या कोई जैसे मुस्लिम लीग नून एक आधी सीट जैसी वो MPA की कोई है उधर 1-2 सीटें सिंध में। इसलिए मेरा ख्याल है कि ही इज ट्राइंग टू कि ये कोई इल्ज़ाम उनको पसंद नहीं आया कि जी नेशनल पार्टी नहीं है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से किसी ने समझाया हो कि एक आध जहाँ उनके लोग हैं वहाँ थोड़ा बहुत मेहनत की जाए तो एक आध 10-15 इस किस्म की यूनियन काउंसिल की सीटें निकल सकती हैं क्योंकि वो लोकल लीडरशिप जो आगे जाके उसके साथ 1-2 NA की सीटें या प्रोविंशियल असेंबली की सीटें आगे निकल सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन के जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का क्या असर होता है, क्या आगे हालात बनते हैं। तो ये भी हो सकता है कि पंजाब उन्होंने अब से सोचा होगा कि यार यहाँ जितना कर सकते थे हमने कर लिया, यहाँ एक डायरेक्शन की तरफ चीज़ जा रही है, यहाँ मेहनत करने से आपको फल नहीं मिलेगा, बेटर कि हम थोड़ी सी एनर्जी वहाँ इस्तेमाल कर दें, शायद कुछ निकला है वहाँ, और अगर निकलेगा तो भी ये जो लोग कह रहे हैं मुनीफ फारूक जैसे कि आपकी पार्टी ने, अच्छा फिर मुनीफ फारूक जैसे यार मैं और किसका नाम लूँ, अपना नाम तो नहीं मैं लूँगा, वो फिर शुरू हो जाए ओ सेठी ने कीता, ओ सेठी ने कीता। हम शुक्र करो असी TV इतने बैठे हैं, नहीं देने कहना सी सेठी ने जाके सीधी जी पंचर लाना शुरू कर दिया। मेरा दिल करता है इमरान खान को एक पंचर ला दिया क्योंकि उसकी हवा निकलती पई है ना, तो पंचर लावांगे तो ठीक होएगा ना। तो आपके कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब सिंध के अंदर कुछ जीत के लेके ज़हन में नहीं जा रहे, वो इम्पैक्ट के लिए जा रहे। हाँ, कहता कि ये लगे कि यार हमारे भी यहाँ कुछ लेन देन है, मतलब इररेलेवेंट। हाँ, इररेलेवेंट नहीं। ओके, मुझे हो सकता है ठीक। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो मुख्तसर से बात कर लेंगे पंजाब के हवाले से, लेकिन मेन सवाल जो कि हमने शुरू में जो टॉपिक इसका मेंशन किया था वो था, इसके बारे में बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो दाइश के हवाले से ऑल्दो हुकूमती सतह पर हर जगह कहा गया कि कोई खतरा नहीं, ना ही कोई फुट होल्ड मौजूद है, लेकिन इसके हवाले से अगर नहीं है तो उसकी वजह क्या है, और अगर क्यों नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर दाइश की प्रेजेंस, उसकी रीजनिंग नजम साहब हमें देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद पास आते रहेगा। दाइश के हवाले से यकीनी तौर पर बात होगी कि पाकिस्तान के अंदर उस हवाले से जो खदशात हैं, लोगों के सवालात हैं, उनके बारे में बात हम जरूर करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प कमेंट जो कि पहले इमरान खान साहब ने दिया, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनका जवाब दिया। पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा, चलिए सुनिए। बिलावल बेटा ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होती, ये पाकिस्तान बनने जा रहा है बेबी बिलावल। इमरान खान साहब का एक क्लिप आपने देखा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान बनने जा रहा है बेबी बिलावल, इस तरह पॉलिटिक्स नहीं होती, और उन्होंने ये भी कहा था और तुम्हें लीडरी सिखाऊं, लीडरशिप सिखाऊं। जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या दिया, ये देखिए। चाचा इमरान खान, आप मुझे सियासत सिखाने की बात करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी ने मछली को तैरना सिखाया है? क्या किसी ने परिंदे को उड़ना सिखाया है? हाँ जी, क्या कहते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे थे कि मैं अंकल चाचा इमरान आपसे ये पूछता हूँ कि क्या किसी ने मछली को तैरना कभी सिखाया है? ठीक है नहीं, वो कहते हैं भाई सियासत मेरी रगों में है तो आप मुझे मत सिखाएं। वाह जी वाह, दिलचस्प बात यह है कि मैं तो ये कहूँगा कि
इमरान खान साहब अगर बिलावल को सियासत सिखाने जा रहे हैं तो पहले खुद सीख लें। जितने यू टर्न्स वो करते हैं और जितनी फेल उनकी सियासत हो रही है और जितनी मायूसी वो कर रहे हैं लोगों में, तो खान साहब को ये नहीं कहना चाहिए सॉरी। और बिलावल इज राइट, भुट्टो जो है उसको सियासत सिखाने की जरूरत नहीं है, उसके खून के अंदर। ओके मैम साहब, अब ये तो खैर चलें, एक कमेंट था एक दोनों का, दे वर्ड अगेंस्ट ईच अदर। अब जरा हम आ जाते हैं पाकिस्तान में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं जब से पेरिस अटैक खास तौर पे हुए हैं कि दाइश की एग्जिस्टेंस, पहले तो खाली बात हो रही थी लेकिन अब इसके हवाले से सवाल हो रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान ही से ओरिजिनेट की गई, उसके अंदर क्या है ये आप खुद देखिए। वीडियो आपने देखी, जामिया हफ्सा लाल मस्जिद में ये ओरिजिनेट हुई, वहाँ से ही फिर ये सोशल मीडिया पर आई, इसको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में प्ले भी किया गया। ये अपने अंदर बहुत से सवालात रखती है। नरीम साहब, मैं एक्चुअली यहाँ से इसलिए शुरू करना चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज और वो नेशनल एक्शन प्लान जिसको अब आए हुए तकरीबन 10-11 महीने हो चुके हैं, उसके हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब ये फेडरल कैपिटल के अंदर अगर एक जगह से जिसकी हिस्ट्री भी ऐसी रही है वहाँ से इस तरह की चीज़ जनरेट होती है, तो व्हाट डज इट से about the national action plan and the state of anti-terrorism drive in Pakistan? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान तो इसी किस्म के एरियाज हैं जहाँ फेल हो रहा है। फौज का ये कहना है कि ये उनका काम नहीं है, ये सिविलियन हुकूमत का काम है कि इस किस्म की जो कार्रवाई की ज़रूरत है वो करनी चाहिए उनको। जो लोग खुलेआम अपनी सिंपथीज़ दाइश के साथ कर रहे हैं और उनको फिर कानून के मुताबिक डील करना चाहिए। और ये हुकूमत की मैं समझता हूँ कमज़ोरी है कि वो इसको डील नहीं कर रहे इसके साथ। शायद पहली बात तो ये। इस किस्म के बहुत से और भी ग्रोह हैं यहाँ जहाँ इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया जाता है। अभी हाल ही में हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पंजाब में है, उनके एक स्पोक्समैन ने किसी मीडिया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सोच ऐसी है, गालबन जो कि ट्विटर पे हैं और सोशल मीडिया पे है, और उनका ताल्लुक जो है वो आइडियोलॉजिकल है। ज़रूरी नहीं कि वो गुर्बत के साथ कोई ताल्लुक है उनका। सदर्न पंजाब में ज़्यादा गुर्बत है, मगर जो CTD की जो इन्वेस्टिगेशन है वो शो करती है कि अपर पंजाब में, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब की बात हो रही है। बिकॉज हमेशा ये सोचा जाता है कि जहाँ ज़्यादा गुर्बत है, डिप्रीवेशन है, पॉवर्टी है, वहाँ रेडिकलिज्म होती है। तो यहाँ तो गुजरांवाला, सियालकोट, इस किस्म के सेक्टर्स के अंदर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग, पढ़े लिखे नहीं तो पढ़े से, उनमें इस किस्म की जन्म, इस किस्म की आइडियोलॉजी, इस किस्म के ख्यालात पैदा हो रहे हैं। और यहाँ तक ये भी कहना है कि बहुत से ग्रोह हैं यहाँ जो कि लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाइए आप मिडिल ईस्ट में जाके लड़ें। अच्छा, अब ये इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है यहाँ। तो एक तरफ से ये चीज़ है कि डेफिनेटली सिंपथीज़ एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में मिडिल क्लास, इस्लामिस्ट, रिलीजियस ओरिएंटेड लोगों में इस किस्म के ख्यालात का इजहार है और सिंपथी और हमदर्दी भी है। पहला बात। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ताल्लुक मेन स्ट्रीम जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस या मेन स्ट्रीम इस्लामिक पार्टीज़ के साथ है, मगर क्योंकि वो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस और इस्लामिक पार्टीज़ जो हैं वो इस किस्म का रास्ता इख्तियार नहीं करती और वो स्टेटस को पार्टीज़ हैं या ग्रुप्स हैं जिनका ताल्लुक फ़ौज के साथ है या किसी और के साथ है, जब वो इस किस्म के रेडिकल लोग जब उनसे मायूस हो जाते हैं कि वो इस किस्म की कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्यों स्टैटिक हैं, क्यों बगावत क्यों नहीं करते, तो वो फिर स्प्लिंटर ग्रुप्स बन जाते हैं। वो उनको छोड़ के और उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ ग्रेविटेट करते हैं जहाँ इस किस्म के ख्यालात को सपोर्ट किया जाता है। तो ये स्प्लिंटर ग्रुप्स होते हैं। आपको याद होगा तालिबान, पंजाबी तालिबान किनको कहते थे? ये वो लोग थे जो कि मेन स्ट्रीम जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ के, क्योंकि वो अब जिहाद नहीं कर रही थी, उनको रोक दिया गया था और वो बगावत नहीं कर रही थी, तो उनको छोड़ के और वो फाटा चले गए और वहाँ जाके उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए, पंजाबी ग्रुप बना लिया। जैसे कि सेंट्रल एशिया से जो लोग आए हुए हैं उन्होंने सेंट्रल एशियन ग्रुप बनाए हुए थे, जो चेचनिया से आए हुए हैं उन्होंने चेचन ग्रुप बनाए हुए थे, जो कि चाइना से आए हुए हैं, सिंकियांग से आए हुए हैं उन्होंने इगुर ग्रुप बनाए हुए थे, तो उन्होंने पंजाबी ग्रुप बना लिए।
तो ये जो सारी इस्लामी तंजीमें हैं जो मिलिटेंट रही हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोड़ के उनको, क्योंकि वो इनकलाबी नहीं रही उतनी जितनी उनका ख्याल था ये होगा, उन्होंने हथियार रियासत के ख़िलाफ़ नहीं उठाए और रियासत ने उन्हें मुल्क से बाहर जिहाद से भी रोक दिया, तो ये छोड़ के चले गए। अब वो पहले तो तालिबान की तरफ जा रहे थे, अब ये कहना है कि तालिबान की तरफ इतने लोग नहीं जा रहे क्योंकि तालिबान के ऊपर क्रैकडाउन आ रहा है, और तो अब ये ISIS दाइश की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ ये नहीं कि वो दाइश की कोई एक्टिविटी करेंगे, यहाँ दाइश की कोई तंजीम बनाएंगे जैसे कि मिडिल ईस्ट में बनी, नहीं, वो वहाँ से दाइश के ख्यालात लेके यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाएंगे ताकि वो जाके वहाँ जिहाद करें, वहाँ लड़े, वहाँ जाके लड़े। मगर उसका प्रॉब्लम ये है कि वो लड़ेंगे तो ज़रूर, मगर एक दिन वो वापस भी आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो फिर यहाँ के तंजीमें बनाएंगे। वो मॉन्स्टर है जो ओरिजिनेट यहाँ होगा। हाँ, तो ये इस किस्म की चीज़, और अफगानिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है। जो लोग तालिबान से स्प्लिट कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो दाइश के अंदर, अफगान दाइश के अंदर शामिल हो रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं टू द मिडल ईस्ट, वो भी एक लाइन पर लगी हुई है एक्सपोर्ट की। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के अनासर तो हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये अनासर जो हैं ये एक सोच की पैदाइश है। अब ये सोच जो है, जो जैसे आप एक्सट्रीमिस्ट सोच कह सकते हैं, इस सो कॉल्ड इस्लामिक, जिसको नाम आगे इस्लाम लगा दिया जाता है, सलाफी कह दें या उससे आगे बढ़ के कुछ कह दें, जो भी नाम ले लें आप, इस किस्म की सोच रखने वाले तो इस मुल्क में लोग हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। मगर क्या वो उस सोच को प्रैक्टिस में ट्रांसलेट करेंगे, वो बाकी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि वो आसान नहीं है हमारी जैसी रियासत में। हमारी रियासत की कुछ खसूसियात हैं जिसकी वजह से वो जिस किस्म की दाइश वहाँ बनी है, आर्मीज बन गई, वेपन्स आ गए, मार्च कर लिया, फिक्स पोजीशंस ले ली, शहर सीज कर लिए, वो यहाँ नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, मगर जाने से पहले एक बात मैं आपसे कह दूँ कि एक सर्वे आया है अभी, मैं आपको उसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ। कल हमने या परसों हमने बात की थी कि एक इंडिपेंडेंट का अखबार है यूके में, उसने एक सर्वे किया कि ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा सपोर्ट दाइश के लिए कहाँ है। 2015 में, 2015 की बात, जो ट्वीट्स आई, हाँ, तो सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा है, फिर सीरिया में है, फिर इराक में है। एहसास तो ऑब्वियस है कि यही होगी। मगर चौथे नंबर पे USA आता है। USA के अंदर जो मुसलमान हैं वो भी हमदर्दी रखते हैं दाइश के लिए। उसके बाद इजिप्ट, कुवैत, टर्की, पैलेस्टाइन, लेबनान, UK, ट्यूनीसिया, पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। मगर अब एक और सर्वे आया, प्यू रिसर्च, जो कि अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी बहुत फेमस है, प्यू रिसर्च। इन्होंने एक सर्वे किया है कि पाकिस्तान, 4-5 और भी ममालिक हैं, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, इंडोनेशिया, टर्की, वो कहते हैं कि कहाँ नेगेटिव थॉट्स हैं दाइश के बारे में, मनफी सोच दाइश के बारे में कहाँ है, डिसअप्रूव, यानी कि डिसअप्रूव। अच्छा, सबसे ऊपर वो कहते हैं कि लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, इंडोनेशिया, टर्की, नाइजीरिया, इस किस्म की। मगर पाकिस्तान का भी जिक्र आ गया उसमें। वो कहते हैं कि 26% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो नेगेटिव सोच रखती है, मनफी सोच रखती है ISIS दाइश के बारे में, और 9% ऐसे हैं जो उनके हक में है। मगर फिर सवाल ये खड़ा होता है कि बाकी कहाँ गए? कोई 60-62% ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे से जवाब देने से इनकार कर दिया, क्या जी हमें नहीं पता। अब ये मैं बड़ा सस्पिशियस हो गया, ये जो हमें नहीं पता वाली बात है ना, इसमें से कम आधे होंगे जिन्हें जेन्युइनली नहीं पता होगा कि ये दाइश है क्या है सही। मगर बाकी जो है उन्होंने अपनी ख्यालात का इजहार नहीं किया। मेरा ये मौक़िफ़ है कि शायद वो भी पॉजिटिव सोच रखते हैं दाइश के बारे में, मगर अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहे। आजकल के हालात जहाँ नेशनल एक्शन प्रोग्राम चल रहा है मुनीब, और ठीक ठाक गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मैं आपको पंजाब के फिगर्स अभी दे सकता हूं अगर आप पूछें। हाँ, तो जरूर, चिड़िया की खबर आई है मेरे पास। तो उसमें माहौल यहाँ ऐसा बना हुआ है कि खुद ओपनली एडमिट करने के लिए कोई तैयार नहीं है कि हमारा कुछ हमदर्दी इसके साथ है या इंतहा पसंदी के साथ है। बिकॉज इस वक्त बड़ी कड़ी नज़र CTD और फौज और जो एजेंसियाँ हैं वो रख रही हैं, क्योंकि उन्हें खदशा है कि यहाँ से भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए मैं आपको अपनी चिड़िया की ये खबर सुनाता हूँ कि पंजाब में आज के दिन 4 टेररिस्ट को 2 टेरर फाइनेंसिंग केसेस लाहौर में कन्विक्ट हो गया एंटी टेररिज्म कोर्ट में, आज हुआ ही। उनको 5-5 साल सजा होगी। पिछले हफ्ते एक टेररिस्ट को बहावलपुर में 8 साल की सजा मिली एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, और ये पिछले 5 महीने में 50 टेररिस्ट को 26 केसेस CTD के उसके अंदर उनको सजाएं मिली है। इसका मतलब है कुछ न कुछ
नैब की इम्प्लीमेंटेशन पंजाब में जरूर हो रही है, मतलब अच्छा ठीक हो, अच्छी बात है, और वो कन्विक्शंस भी आ रही हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट। उसका ये मतलब है कि हमें इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये इक्का दुक्का छोटे छोटे लोग इधर उधर ग्रोथ जो हैं, इसकी एक्सटेंट कितनी है वो आपको भी पता नहीं चल रहा, मगर क्या ये कितनी बहुत बड़ी फोर्स बन सकती है ये, और जैसे कि इराक या सीरिया में है, मेरा उसका जवाब ये है कि नहीं बन सकती। अगर आप टाइम हो तो मैं आपको 5-6 मोटी मोटी बातें, मैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 5-6 मोटी मोटी बातों का जिक्र होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बहुत मुस्बत बात है, अच्छी बात है कि पाकिस्तान में दाइश नहीं पनप सकती, लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं पनप सकती, कौन सी ऐसी मेजर रीजंस हैं? नईम साहब, मोटी मोटी बात कर दूं, 4-5 मिनट है आपके पास। पहली बात तो ये है कि ये अलकायदा की और उसके बाद दाइश की पैदाइश जो है वो एक वैक्यूम में हुई, जहाँ एक फॉरेन इंटरवेंशन हुई वेस्ट की। अमेरिकन इंटरवेंशन हुई इराक में, तो उसकी वजह से ये बहुत सी चीज़ें फिर बाहर आ गई। यहाँ पाकिस्तान में कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं है। दूसरी बात ये कि इराक का ये सिचुएशन थी कि वहाँ एक सुन्नी मेजॉरिटी है मगर एक शिया माइनॉरिटी रूल कर रही थी, तो इसलिए एक वो भी एक ग्रीवियंस था। यहाँ ऐसी कोई सूरत नहीं है, यहाँ सुन्नी मेजॉरिटी और सुन्नी मेजॉरिटी ही रूल कर रही। तीसरी चीज़ ये कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ एक जब अमेरिकन इंटरवेंशन हुई तो वहाँ की जो फौज थी और ब्यूरोक्रेसी थी और पुलिस थी वो इतर बितर हो गई, बिकॉज वो अमेरिका ने आके कहा कि ये तो सद्दाम के लोग हैं, ये वारा छुट्टी होगी उनकी। उसमें एक खला पैदा हो गई जिसके अंदर से फिर ये सारी चीज़ें बननी शुरू हो गई और निकलनी शुरू हो गई। और उसकी जो हमदर्दियाँ थी एंटी वेस्ट, या जो उनके अंदर जो गुस्सा था या रेज थी, वो एंटी वेस्ट थी या एंटी अमेरिका थी, एंटी शिया बिकॉज वो तो था ही, और एंटी सेकुलर क्योंकि वो सेकुलर रेजीम्स भी थी। पाकिस्तान में ना सेकुलर रेजीम है, ना शिया रेजीम है, ना फॉरेन इंटरवेंशन है, या एंटी वेस्ट की वो उस किस्म की चीज़ नहीं है। तो 3 रीजन। चौथी बात यह कि वहाँ की आर्मी इतर बितर हो गई थी। यहाँ की आर्मी जो है तकड़ी है, उसने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि यूनाइटेड है, बहुत स्ट्रांग है, डिसिप्लिन है, और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी, ये आर्मी और ब्यूरोक्रेसी कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की। ये अरब ममालिक जो है ना, ये तो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये काटे गए थे, बनाए गए थे, आर्टिफिशियल थे। हमारे यहाँ तो बहुत स्ट्रांग ट्रेडिशन है सिविल मिलिट्री की, ब्यूरोक्रेसी की, और स्टेट की जो रियासत है, जो फ्रेमवर्क है, इसीलिए आप कामयाब हो रहे हैं आज अगेंस्ट जो भी इंतहा पसंदी। चौथी बात ये है कि सारी पार्टीज पाकिस्तान में खिलाफ हैं इंतहा पसंदी के, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी, इंक्लूडिंग JUI, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं आपकी, जिनको वोट्स मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ हमदर्दी उस किस्म की पार्टी बेसिस पे नहीं है कहीं भी। इसीलिए कंसेंसस बना लिया ना फौज ने और नवाज शरीफ साहब ने अगेंस्ट तालिबान। तो तालिबान के खिलाफ कंसेंसस अगर फाइनली बन गया और इमरान खान साहब को भी चुप होना पड़ा, तो दाइश के खिलाफ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म का कंसेंसस। फिर एक और फैक्टर भी है, मेजॉरिटी जो है 60% पाकिस्तानी जो हैं उनका वो सूफी बरेलवी किस्म का, उनकी जो इस्लामी ट्रेडिशंस हैं उससे वायलेंस वगैरह नहीं है, इस किस्म की तंजीमें नहीं हैं, अगर हैं तो वो छोटी छोटी, और वो भी रियासत ने बनाई थी फॉर एक्सटर्स, और उनको भी अब टैप को बंद कर दिया गया। फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो अमेरिका से नहीं है, वेस्ट से नहीं है, नेटो से नहीं है, वो हमें हिंदुस्तान से है। तो इसलिए वो जो एंटी वेस्टर्न फीलिंग है जो ऑक्यूपेशन के साथ आती है या लॉन्ग पीरियड्स ऑफ डिपेंडेंसी के साथ आती है, वो यहाँ नहीं है। अमेरिका को कोई नहीं पसंद करता, मगर ऐसे नहीं है कि सारे यहाँ अमेरिका को मारने को फिरते हैं, ठीक है ना। वो प्राइम मिनिस्टर हमारे वाशिंगटन भी जाते हैं, आते हैं, और सब लोग लाइन अप करके करते हैं। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि, और फाइनली ये है कि कोई मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग, जिस तरीके से फंडिंग मिल रही है ISIS को इन इराक एंड सीरिया फ्रॉम द अरब किंगडम्स, यहाँ उस किस्म की फंडिंग इस किस्म की फोर्स के लिए नहीं है अभी। ज़रूर फंडिंग आ रही है फॉर इस्लामिक पार्टीज, मगर उसके ऊपर भी अब तवज्जो देनी शुरू होगी अंडर द नेशनल एक्शन प्लान, या इरादे हैं कि हम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि फॉर ऑल दीज रीजंस पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री, ऐसे मुल्क नहीं है जहाँ यहाँ दाइश की फ़ौजें बन जाएंगी और आपकी फ़ौज जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी ब्यूरोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो लोन वुल्फ अटैक्स हो सकते हैं अफगानिस्तान से इंस्पिरेशन लेके, या यहाँ कुछ आइडियोलॉजिकल लोग इस तरीके की चीज़ कर दें, मगर वो पकड़े जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ उस किस्म की बिल्कुल कोई थ्रेट नहीं है। ओके, वक्त ख़त्म हो गया। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। इसके हवाले से बहुत बड़ा कंसर्न था, बहुत से लोग इस हवाले से जानना चाह रहे थे। हमने कोशिश की कि आपको ज़रा एलैबोरेट करके बताएं। आज के प्रोग्राम का फीडबैक इंतजार रहेगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।